बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक नंबर 14.3 लेक्चर नंबर हम 4 में कवर करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये इसी तरह ही हमारे पास टॉपिक है जिस तरह हमने चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था। वहाँ पे चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस आती थी वो किसी यूनिट एरिया से पास होती थी, तो हम कहते थे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहाँ पे जो हमारे पास चार्जेस जब फ्लो कर रहे होते हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अगर किसी यूनिट एरिया से पास हो जाए तो हम उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमारे पास सिंपल सा टॉपिक है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। या तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या फिर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, डिनोटेड बाय फाई बी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट ए। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखें तो बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब थीटा किसके दरमियान होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड वेक्टर एरिया ए, तो उसके दरमियान हमारे पास एंगल होगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहें, दोबारा से समझना चाहें, तो हम वो समझ सकते हैं इसके केसेस देख के, और उसके बाद फिर डेफिनेशन पे हम देखेंगे। हमारे पास कोई एक पेपर है। अब ये जो पेपर है या बुक है, लेट्स सपोज कोई बुक है या पेपर है, तो ये जो सरफेस नजर आ रही है हम इसको सरफेस एरिया कहेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम उसका क्या कहेंगे? वेक्टर एरिया। और उसको हम क्या कहेंगे? उसका वेक्टर एरिया कहेंगे। उसके बाद अब हम इसके केसेस देखेंगे, साथ साथ हम समझते चले जाएंगे। वो कहता है पहला केस, व्हेन सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू बी और वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू बी। इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि हमारे पास ये सरफेस एरिया लेट्स सपोज, और वेक्टर एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा, इस शेप में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो हमारे पास अब देखें एंगल बी और ए का क्या होगा? पैरेलल है तो थीटा 0 हो जाएगा, और जब थीटा 0 हुआ तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 0, और कॉस 0 का हमें पता है कि वो हमारे पास क्या होता है? वो 1 होता है। तो जब हमारे पास 1 आया तो सिंपल बी ए आ गया। इसका मतलब है फ्लक्स मैक्सिमम होगा इस सिचुएशन में। सेकेंडली, व्हेन सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू बी, जब सरफेस पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो जब हमारे पास क्या होगा? अब देखिए, जब सरफेस पैरेलल होगी लेकिन वेक्टर एरिया तो नॉर्मल ही होगा, तो अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 90 आ जाएगा। कॉस 90 0 होता है, तो हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो मिनिमम आएगा। उसके बाद थर्ड केस देखते हैं। थर्ड, if the surface make an angle theta with the magnetic lines of force, then the magnetic flux will be। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? ना तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेक्टर एरिया के पैरेलल हैं, ना परपेंडिकुलर हैं, कोई एंगल बना रही हैं लाइक दिस। तो हमारे पास इसका प्रोजेक्शन लेंगे वेक्टर एरिया का इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास जितना इसका प्रोजेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगा वही हमारे पास फ्लक्स आएगा। तो वो हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा से। थीटा यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कितना एंगल बन रहा है, तो हम जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हमने यूनिट निकालना हो तो फाई इज इक्वल टू बी ए होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या यूनिट होता है ये भी हमने निकाला हुआ है, लाइक एफ इज इक्वल टू आई एल बी से। बी इधर रखा, एफ डिवाइड बाय आई एल कर दिया। अब यहां पे हम लिख सकते हैं न्यूटन, ऊपर पर एम्पेयर, उसके बाद पर मीटर, उसके बाद ये क्या है? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और 2 और -1 किया तो हमारे पास 2 - 1 करने से क्या आता है? 1। तो हमारे पास 1 आ जाएगा जस्ट। तो यही हमने आंसर लिखा है। उसके बाद इसको हम दूसरा नाम देते हैं, वो वेबर भी नाम देते हैं।
उसके बाद फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आता है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे पास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया लें तो हमारे पास उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस टू बी, अब जो बी है वो वेक्टर एरिया के पैरेलल होना चाहिए ताकि मैक्सिमम फ्लक्स हमें मिल सके। तो हमारे पास उसका इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और मैथमेटिकली phi b इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 आ गया, बी ए आ गया, सिंपल cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास phi b ओवर a आ गया। इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। उसके बाद अगर इसका यूनिट देखना हो तो हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर phi b की वैल्यू हमारे पास न्यूटन मीटर पर एम्पेयर है, तो जब इसकी वैल्यूज और डिवाइड करते हैं मीटर स्क्वायर से, क्योंकि ये एरिया है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, लाइक न्यूटन मीटर पर एम्पेयर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से कैंसिल हो गया, तो न्यूटन पर मीटर इंटू पर एम्पेयर आ गया। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारी वीडियो कंक्लूड हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ तो, और वीडियो की फीडबैक लाजमी दें।